और मैं मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू होता है, रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, मालिक के सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला मालिक है जो रोज़ ज़रूरत। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनको जिन पर तेरा वज़्न हुआ और ना बहके हुए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के ऑनलाइन लेक्चर में मैं सबको वेलकम करता हूँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से हम जो अभी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है। तो होपफुली हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है तो उस हवाले से मैं आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर में, वो सारी वो एप्लीकेशंस हैं जो कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस के ऊपर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपने बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की एप्लीकेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में और एडवांस वर्जन में। तो उन एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। तो उनकी ऑडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इनके बारे में डिस्कशन मैं आप लोगों से ऐसे ही डिस्कस करूँ। तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन सब सिंपल एप्लीकेशंस को लास्ट में हमने डिस्कस किया था, कुछ रिपीटेड है। तो स्क्रीन शेयर करते हुए मैं वो एप्लीकेशंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और ये जो एप्लीकेशन है, मैं सबसे पहली एप्लीकेशन जो बताई गई वो इलेक्ट्रिक फ़ैन की है। इलेक्ट्रिक फ़ैन को अगर आप जानते हैं तो इलेक्ट्रिक फ़ैन में जो चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंट होती हैं, चलती हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी जो ख़ास तौर पे डीसी फ़ैन है, डीसी फ़ैन में एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करता है फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती हैं हमारी। मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लो कर रही होती हैं, इनमें सबसे अहम चीज़ और इम्पैक्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लो कर रही होती है तो उसके बीच में एक टर्न्स ऑफ वाइंडिंग रखी हुई होती है प्लेस, और उसके अंदर हम करंट को फ्लो करवाते हैं। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के अंदर घूमने वाली फील्ड एक दूसरे को क्रॉस आउट करती हैं और उसके नतीजे में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं, और इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में फ़ैन जो है वो रोटेट करता है। तो फ़ैन के अंदर भी सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम देखते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ फ़ैन के बाद जो नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है वो मैग्नेटिक मेमोरी स्टिक क्राउड मतलब मेमोरी कार्ड के ऊपर है, जो हमारी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, और साथ ही साथ हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क के साथ ही अलावा हमारी जो दीगर एप्लीकेशन है उनमें भी कमाल होती हैं, दीगर एप्लीकेशन में कमाल होती है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें मैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन में कमाल होती है। लास्ट हमने एक डिस्कशन एप्लीकेशन में ये भी की थी कि अगर हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोरेज जो होती है वो भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक राइटर के जरिए होती है। अच्छा जी, जिस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, मेमोरीज होती हैं, तो ये सारी मैग्नेटिक टेप्स का काम करती हैं और इनके ऊपर राइट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप कहते थे इन्हें, स्टोरेज एलिमेंट्स को। तो इनके अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है और ये असल में मैग्नेटिक फिनोमेना के ऊपर काम करते हुए इनका जो राइटर होता है वो रोटेट जब कर रहा होता है डिस्क को, तो आप अमूमन हार्ड डिस्क के बैकएंड पे देखें तो उसमें एक गोल गोल चीज़ बनी हुई होती है सर्कुलर, और उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से राइटर उसे राइट करेगा। तो मेमोरी कार्ड के अंदर और जितनी भी हमारी मेमोरी एलिमेंट है वो सारी मैग्नेटिक चीज़ पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक डोर बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काम है, उसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस कर सकते थे।
टेलीविज़न के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काम है, ये थर्मियोनिक इक्वेशन के ऊपर काम करता है। स्पीकर्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काम करते हैं। सेल फोन के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करते हैं, क्योंकि ये सेल फोन काम करते हैं रेडियो वेव्स पे, और रेडियो वेव्स जो हैं वो एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छा इसके बाद एक कोर्स शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बाद, जिसे हम कॉम्सेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन भी कहते हैं, और इसके अलावा वेव प्रोपगेशन एंड एंटीना भी एक कोर्स है, तो टेलीकॉम वालों को पढ़ाया जाता था और हमने भी अपने पैसों में वो चीज़ पढ़ी है। तो बिना ईएमएफटी के पढ़े वेव प्रोपगेशन एंड एंटीना का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो वेव प्रोपगेशन का मतलब प्रोपगेट होना, नमूदार होना, पैदा होना, फ्लो होना, और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके साइकिल, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। वेव प्रोपगेशन एंड एंटीना है, तो इस तरीके से ये एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक वास्ट एरिया ऑफ वैरायटी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इनकी वेव्स, इनकी फील्ड्स जो कि बहुत सारी डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं, ब्लूटूथ में इस्तेमाल होती हैं, वाईफाई में इस्तेमाल होती हैं, और आपकी कॉल सेंड और रिसीव होने के लिए भी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। साथ ही साथ इसको आगे बढ़ाएं तो हमारी जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, ये भी मैग्नेटिक लेविएशन पे काम करती है। मैग्नेटिक लेविएशन क्या होती है, इससे बात करते हैं हम। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन क्या है। मिसाल के तौर पे आप सपोज करें कि आपका ना एक नीचे बॉटम हिस्सा होता है, वो एक नॉर्थ पोल है, और जो इस एक बॉटम हिस्सा वो जिसको वो हिस्सा बॉटम का ट्रेन का जिसके ऊपर ट्रेन गुजरती है, ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, तो उस तरह ये भी सपोज करें कि इसकी जो एक बॉटम का हिस्सा है जिसके ऊपर ट्रेन चलेगी वो नॉर्थ पोल है, और इस ट्रेन का वो निचला हिस्सा जो उस पटरी के ऊपर टच होगा वो साउथ पोल है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, ये काम किस प्रिंसिपल पे करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बुलेट ट्रेन का जो पटरी वाला हिस्सा होता है उसको हम नॉर्थ पोल बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए से, हम जो ट्रेन के बॉटम वाला हिस्सा होता है उसे साउथ पोल बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल हो जाती है। अब इसमें करते ये हैं कि जब आपको ट्रेन को रोटेट करवाना है, तो आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन कहते हैं उसको। ये जो ट्रेन है इसका नाम बुलेट ट्रेन, क्योंकि ये बुलेट की स्पीड से ट्रैवल करती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इवन स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होती है बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है। या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड के बराबर तो शायद नहीं होगी या ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम ही होती होगी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है आम कन्वेंशनल जो आपकी व्हीकल्स हैं उसके मुकाबले में। तो इसमें करते ये हैं कि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर अपोजिट होंगे तो ये पटरी और इसकी बेसमेंट आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता ही है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे की फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, उसके नतीजे में मैग्नेट चिपक जाते हैं या उसके पोल चिपक जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका उल्टा है। हम करते ये हैं कि जो पटरी वाला हिस्सा होता है ना ट्रेन का, जिसके ऊपर ये फ्रेम इसका बनता है, जिसके ऊपर ये आउटर मोस्ट के ऊपर होती है ट्रेन, वो हिस्सा नॉर्थ पोल रखते हैं, और जो खुद ट्रेन का वो हिस्सा जो उसकी पटरी से टच होगा वो हिस्सा भी नॉर्थ पोल रख देते हैं। तो आप जानते हैं अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल होगा तो वो नॉर्थ नॉर्थ पोल से कभी चिपक ही नहीं सकता, वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब वो वेटलेसनेस की पोजीशन पे आ गई, और ये चीज़ कहलाती है नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ पोल की लेयर के ऊपर आएगा तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविएशन। आप नॉर्थ पोल कभी मिला के दिखा दें, वो मिलेंगे ही नहीं कभी। साउथ पोल मिला लें तो वो भी कभी मिलेंगे नहीं। तो वो जो रिपल्जन की फोर्स होती है, और एक बड़े पैमाने पे जब ये मैग्नेटिक रिपल्जन की फोर्स को हम स्टडी करते हैं तो इसका नाम होता है मैग्नेटिक लेविएशन। तो बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, जो चाइना में, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब जगह जो चल रही है, और चाइना इसके अंदर बहुत नंबर 1 लेवल पे चल रहा है। तो इसमें वो यही काम करते हैं कि इसके जो बेसमेंट और ट्रेन का जो पटरी वाला हिस्सा है, इन दोनों को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ज़रिए से ऑपरेट किया जाता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों के दरमियान मैग्नेटिक लेविएशन क्रिएट करता है, जिससे ट्रेन पटरी से बिल्कुल चिपक नहीं पाती बल्कि उससे ऊपर रहती है। चाहे आप कितना भी वजन डाल दें, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कि वो उससे चिपक नहीं सकता, ड्यू टू दी कॉज ऑफ नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल। तो इसके नतीजे में जो कंडीशन, जो फीलिंग होती है वो मैग्नेटिक
रिपल्जन की होती है, मैग्नेटिक लेविएशन की होती है, और इसके नतीजे में ट्रेन वेटलेसनेस हो जाती है। वैसे वेटलेसनेस हम ऐसे टर्म की बात कर रहे हैं कि वो वजन उसका नीचे बिल्कुल आ नहीं पाता, और जब वो बिल्कुल ऊपर रहती है तो आप स्मूथ वे में कंट्रोल मैकेनिज्म के ज़रिए इस चीज़ को रोटेट करवा पाते हैं। और फिर जब वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है, मैग्नेटिक लेविएशन की कंडीशन में होती है, तो स्पीड इस वक्त आप अच्छी खासी कैरी कर सकते हैं इसमें। और भी दीगर मैकेनिज्म है, लेकिन ये जस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कि किस तरीके से मैग्नेटिक लेविएशन को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए से हम बुलेट ट्रेन को रन कर पाते हैं। और ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो इन चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इन तमाम तर चीज़ों में बेहतरीन लेवल और बेहतरीन तरीके से बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन में। सो एंड सो फोर्थ, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेन के बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, वो एमआरआई है। इसका स्टैंड फॉर मैं भूल गया हूँ, बताया था लास्ट टाइम हमने। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक एप्लीकेशन है, जिसमें हैवी ड्यूटी मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। और दिमाग का इंटरनल तरीके से जो टिश्यूज़ और इंटरनल लेयर्स कह लें और वेन्स, उन सब के अंदर डेप्थ लेवल पे जाकर उसका एक्सरे लिया जाता है, उसकी इमेजेस ली जाती हैं। मेडिकल रेडियो इमेजेस कहलाती हैं, या कुछ इसका स्टैंड फॉर बनता है एमआरआई का। और ये थोड़ा महंगा टेस्ट भी है। और जब ये किया जाता है तो इसके अंदर आपको कहा जाता है कोई भी मैग्नेटिज्म या आयरन से रिलेटेड चीज़ नहीं पहने, क्योंकि इसका जो मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और अगर आपने वो इस्तेमाल किया तो इसकी जो दीवारें हैं उससे वो चिपक जाएगा, इसीलिए। और वो मशीन ख़राब भी कर देगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिज्म को वो डिस्टर्ब कर देगा, जो कि एक बैलेंस लेवल की होती है। इसीलिए जो ख़वातीन होती हैं वो लौंग वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, जो नाक में पहनी जाती है, तो वो कहते हैं वो भी उतारनी होती है, उसको उतार के फिर आपको जाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल इसकी टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुई होगी। तो इसके ऊपर मरीज़ को लिटाते हैं, और इस तरीके से उसको वो एमआरआई स्कैनर उसका किया जाता है, और उसके दिमाग के खलियों के ज़रिए से अंदर उसकी इमेजेस ली जाती हैं माइंड की। और अगर कोई उसमें इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम हो, या सर्जरी की बात हो, या कोई किसी एक्सीडेंट के नतीजे में कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए, तो उसके साथ ये सब चीज़ें की जाती हैं, ताकि इंटरनल इश्यूज़, डैमेजेस, कोई ब्लीडिंग अगर हुई हो, कोई इंजरी हुई हो, या ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो वो बाहर के तरीक़ों से आइडिया नहीं हो पा रहा होता, बाहरी लेयर या बैरूनी तरीके से नहीं हो पा रहा होता, तो इसलिए इस मशीन के ज़रिए से इंटरनल टिश्यूज़, उसकी ब्लीडिंग, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, एंड देन फिर वो चीज़ ऑपरेट की जाती है। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक एप्लीकेशन है, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और मेडिकल फील्ड में इसको प्रॉपर तरीके से, तो तकरीबन हर आदमी तकरीबन इसको जानता ही है कि ये क्या चीज़ है। आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है, कि व्हाट टू डू दीज थिंग्स हैव इन कॉमन, कि इनसे आप क्या करते हैं कॉमन चीज़ों में। अगर आप इसको देखते हैं तो ओवरऑल हम सब जानते हैं कि ये तकरीबन तमाम चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल है। और इन एप्लीकेशंस को मेडिकल इमेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल की फील्ड में, बायोमेडिकल की फील्ड्स में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, और हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से मैं नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन के ऊपर आऊँगा, और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर मैं आप लोगों से मज़ीद डिस्कशन करूँगा, जो कि अब हम इसको बात करते हैं इसकी। अच्छा, इसमें आवाज़ नहीं है, इसलिए आवाज़ उसके बैक एंड पे ऑडियो मैं करते हुए बता रहा हूँ। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन से बात करें, इसलिए लेक्चर रिकॉर्डेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी होती हैं, अब हम इसको शुरू करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो अगर हम यहाँ देखें, द विजिबल region of electromagnetic waves is to the visibility and sensation to the vision of our eye। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बल्ब को देखें, तो बल्ब के ज़रिए से जो इंक्रेसेंट बल्ब से जो रोशनी निकल रही है, उसको हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, और उसको कंबाइन करके प्रिज्म के ज़रिए 7 कलर के अंदर डिस्पर्स करते हैं। इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, कि रोशनी का 7 रंगों के अंदर बिगड़ना, जिससे वो रेनबो बनता है। वेब्रिगो के स्टैंड फॉर बनता है, वेब्रिगो फॉर वॉयलेट से वो शुरू होता है, और ब्रिगो मीन्स ओ पे एंड होता है, तो ओ फॉर ऑरेंज, लास्ट कलर इसका ऑरेंज है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ऑरेंज इज द लास्ट कलर, और वेब्रिगो वॉयलेट से वो शुरू होता है, तो वेब्रिगो तक बनता है ये। वॉयलेट और पर्पल, ब्लू, क्ले,
ये पर्पल, ये भी कोई क्लियर टाइप का कलर होता है, ग्रीन हो गया, येलो एंड ऑरेंज, रेड एंड आखिर में फिर ऑरेंज ये तकरीबन मिल जाता है। वेब्रिगो करके बनता है ये, तो इनमें सीक्वेंस आगे भी हो सकता है। लेकिन ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना, क्योंकि लाइट भी इटसेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर है, तो वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स भी होते हैं। और ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट भी कहलाती है, जिसके अंदर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ों में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट डिस्पर्जन ऑफ लाइट का है। ये नेचुरल फिनोमेना आपको बारिश के बाद भी नज़र आता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एस्पेक्ट होता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर ऑफ सन एंड डिस्टिंक्ट स्टार्स कैन बी फाउंड बाय इट्स इमिटेड विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की सूरत में ये चीज़ नज़र आती है और आपको पता लगती है इससे कि क्या चीज़ है। और फर्दर मोर इसे कंटिन्यू करते हैं। ये रोशनी का जो एक मंबा होता है वो सूरज है, और एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसके नतीजे में हमें ये चीज़ हासिल हो रही होती है। फर्दर मोर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इंफ्रारेड रेडिएशन आर ऑल्सो यूज इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो होती है आपकी, इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में आपका ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। और ये बायोमेडिकल और मेडिकल की एप्लीकेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एस्पेक्ट से हमें हासिल होती हैं। फर्दरमोर इन एप्लीकेशंस को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो उससे हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस आर आल्सो यूज इन द कैप्चर ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक एप्लीकेशन है। इंफ्रारेड हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक हो गई, और अल्ट्रासोनिक के बाद फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एस्पेक्ट हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एस्पेक्ट हैं। और हम ये जानते हैं कि ये जो बहुत सारी तस्वीरें आपको इस नेचर में मिलेंगी जो कि इंफ्रारेड कैमरा के जरिए ली जाती हैं। कैमरे की जो वो तस्वीर खींचने की वो सकत होती है, या जिसके ज़रिए से वो इमेज फॉर्म होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन के नतीजे में हम तस्वीर उसकी खींच पाते हैं, जो हमारे एनालॉग किस्म के पुराने कैमरास थे। जैसे ये कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आ गया एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन रिटर्न अमूमन में लिखवाता हूँ, तो अभी क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन समझाने में ज़रा आसानी ज़्यादा है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करें तो माइक्रोवेव जो आपकी होती हैं, जो रडार में इस्तेमाल होती हैं, एंटीनाज में इस्तेमाल होती हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। अब मिसाल के तौर पे आप दुनिया में 7 सब कॉन्टिनेंट हैं, बर्र आज़म जो हैं। अब ऑस्ट्रेलिया एक बर्र आज़म है और एक एशिया बर्र आज़म है ना। एशिया के लोग मैच देखना चाहते हैं लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग, वो यहाँ पर एशिया के लोग, और ये बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया है ना। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया या कोई भी दीगर बर्र आज़म, तो ये बर्र आज़म का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ आपको ट्रैवल करने के लिए भी दिन और घंटे चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए आपको अगर लाइव मैच तो देखने जा नहीं सकते, और आपको जब यहाँ मैच चल रहा है तो यहाँ का जो टाइम है, मिसाल के तौर पे यहाँ दिन के 2 बज रहे हैं और ये यहाँ पे रात के 8 बज रहे हैं, तो घंटों का फ़र्क है, दिन का फ़र्क है, टाइमिंग का भी फ़र्क है। लेकिन जिस टाइम यहाँ पे एक बॉल कराई जाएगी स्टेडियम में, वही मैच की बॉल आपको टेलीकास्ट होते हुए एशिया के बर्रे आज़म, और एशिया के बर्रे आज़म से आप बैठे हुए मिसाल के तौर पे नागन चुरंगी पे या कुरंगी 2.5 नंबर पे, उसके भी किसी गली में घर में बैठ के आप एक लाइव टेलीकास्ट मैच देख रहे हैं, या लांडी में बैठे हुए आप देख रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आज़म से होते हुए लांडी 2.5 नंबर, लांडी 4 नंबर के अंदर आपको वो मैच नज़र आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी एक खासा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसके नतीजे में आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख पाते हैं। और माइक्रोवेव्स के अंदर वेव्स यानी उसकी वेवलेंथ तो माइक्रो में होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है। तो मेगाहर्ट्ज़ के अंदर ये सिग्नल ट्रैवल करवाया जाता है और आपको एंटीना की वजह से सेंड करके ये चीज़ रिसीव होती है। ये आपकी एप्लीकेशन है माइक्रोवेव एप्लीकेशन। इसी के साथ साथ चार एप्लीकेशंस, तीन चार एप्लीकेशन टोटल हैं, जिनके अंदर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लाइव ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो टेली कम्युनिकेशन या मीडिया कम्युनिकेशन के ज़रिए जो आप एंटीना के ज़रिए अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, जिन्हें रिसीव कर पाते हैं, उसके ज़रिए से ये रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो पाती हैं। और ये माइक्रोवेव्स की मज़मून मिन्नत है, जो कि एक खासा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। भारत, और इसमें फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में इस्तेमाल होती है, जो कि 600 मेगाहर्ट्ज़ 10,000 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर सेंड की जाती है फ्रीक्वेंसी एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक। एंड देन आप उसको अपने घर में लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख पाते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए।
फर्दर मोर, अब आप अगर यहाँ देखें टावर लगा हुआ है और एक टावर यहाँ लगा हुआ है। अब आप बात करना चाहते हैं दुबई में अपने भाई से, और आप रहते हैं मिसाल के तौर पे अपना बल्दिया टाउन में ना, बल्दिया में रहते हैं आप, बल्दिया 4 नंबर में। बल्दिया 4 नंबर पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे अपने भाई से बात कर रहे हैं, और वो दुबई के बुर्ज अल अरब पे बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है। पानी में भी है ना ये, बुर्ज अल अरब पे ही बना हुआ है। तो वो बुर्ज अल अरब की छत पे खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा है, और वहाँ पे 2 घंटे का फर्क है आई थिंक दुबई का, 2.5 घंटे का। तो वहाँ पर लेट से सुबह के 8 बज रहे हैं, और यहाँ जो है वो 2 घंटे 2.5 घंटे आगे का टाइम है लेट से। तो आप उसी टाइम पे लाइव उससे बात कर सकते हैं मोबाइल पे एक ही वक्त पे। और ये भी एक माइक्रोवेव टेली कम्युनिकेशन वेव्स के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रेडियो वेव जिसे कहते हैं, और रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक खासा है, यानी उसकी टाइप्स में आती हैं। तो ये सारी की सारी, क्योंकि मीडियम ऑफ चैनल आपको इस्तेमाल करना है, और एयर के अंदर रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैनल अवेलेबल है, तो आप उसको कैच करते हुए, इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सेंड रिसीव कर सकते हैं अपने सिग्नल को, ऑडियो को। और आजकल खास तौर पर तो वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं। 5G के अंदर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेलीफोनिक हो सकती है। अब जिस तरह व्हाट्सएप हो गया या स्काइप हो गया या दीगर मैसेंजर होते हैं जिनमें आप वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर पाते हैं, तो ये कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं है, ये ख़ास एप्लीकेशन जो कि स्काइप पर्पस के लिए है, जो आपके सिग्नल को सेंड जब कर रहा होता है। और ये में फिर आप फ्री में कर पाते हैं। फ्री से मुराद ये कि सर्विस चार्जेस नहीं है। जैसे मोबाइल कॉल के सिग्नल तो आते हैं, लेकिन आप जब सर्विस इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अभी उसके ऊपर वीडियो कॉलिंग नहीं है। लेकिन 5G के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है कि वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आप बात कर सकते हैं अपने प्यारों से, और उनको देख भी सकते हैं। 4G में इस तरह का नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 5G में कॉल के अंदर भी हो पाएगा कि आप तस्वीर भी दिख पाएंगे। लेकिन हम जो व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, दीगर ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉलिंग पे बात कर पाते हैं। रात को 2:30 बजे बात कर रहे हैं, 4 बजे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, अलग अलग किस्म की बातें। तो वो सारी कम्युनिकेशन जो हो पाती है, ये इनके लिए टावर रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन के लिए। तो सिग्नल को सेंड रिसीव करते हैं। अच्छा, इनके लिए इंटरनेट भी यूज़ होता है। अब ये आप ध्यान में रखें, हमारा जो इंटरनेट होता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट, वो भी टावर के ज़रिए या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए काम करता है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाज़ औक़ात आपके आपने एक सेंड किया सिग्नल, और वो सैटेलाइट को गया, सैटेलाइट ने वो चीज़ सेंड की एक दूसरे एंटीना को। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए भी होता है, और टावर टू टावर कम्युनिकेशन के ज़रिए भी ये चीज़ फुलफिल होती है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। एंड देन हमने मोबाइल एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया कि मोबाइल टेली कम्युनिकेशन में किस तरीके से मोबाइल वेव्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ज़रिए रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। और उसके बाद फिर हमने एंटीना एंटीना कम्युनिकेशन डिस्कस की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन इस पिक्चर की मैं डिस्कस करूँगा वो के, जो कि एक एरोप्लेन जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है ना एयर में। अब वो भी तो सिग्नल सेंड रिसीव कर सकता है। तो वो सेंड और रिसीव करने के लिए उसका अपना खुद एक वो एंटीना होता है, जो कि सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट करता है, और सैटेलाइट के साथ साथ ज़रूरी नहीं वो एरोप्लेन हो, वो कोई जेएफ थंडर भी हो सकता है, वो किसी मुल्क का तैयारा भी हो सकता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लिंक भी होता है, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन भी कुछ होते हैं जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो पाते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, और उन जगहों पे जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन टैप ना हो, कोई आपकी कम्युनिकेशन को चोरी ना कर ले, तो उनके लिए भी जो कम्युनिकेशन फुलफिल हो पाती है वो आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फ़ोन होते हैं, जिनको टैप करना मुश्किल होता है, और उनके अंदर इंक्रिप्शन बड़ी हाई लेवल की इस्तेमाल हुई हुई होती है। तो ये एक बंदा जो जहाज़ में बैठा हुआ है, वो कॉलिंग करना वैसे अलाउ नहीं होता, क्योंकि रेडियो वेव डिस्टर्बेंस कर सकती हैं इसके मैकेनिज्म को। इसीलिए जहाज़ में एरोप्लेन मोड के अंदर लगाया जाता है, जिसके ज़रिए से इसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर एक बंदा कम्युनिकेट करना चाहता है पायलट से कि आप इतनी ऊंचाई पर हैं, इतना नीचे उड़ रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर लें, हमारा एयरबेस आने वाला है, या यहाँ पे लैंडिंग आप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जैसी कम्युनिकेशन भी आप जो कर पाते हैं पायलट से या वहाँ के क्रूज स्टाफ से, तो वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन लगे हुए होते हैं, या फिर उनकी कम्युनिकेशन फुलफिल हो रही होती है नियर दी एंटीना के ज़रिए से। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फील्ड्स की मैंने डिस्कस की आप लोगों से। फर्दर मोर मैं ज़रा एक कुछ ब्रेक लेता हूँ, और फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आप लोग इसमें साथ ही रहिए मेरे। इसमें मैं ज़रा से रिकॉर्डिंग को पॉज़ करता हूँ। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन होती है,
और ब्रॉडबैंड वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वायर कम्युनिकेशन होती है, और जो रडार कम्युनिकेशन होती है, और साथ ही साथ हमारी जो एंटीना कम्युनिकेशन होती है, ये सारी हमने इसमें डिस्कस की। इसके बाद हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। मैं ज़रा लाइट चला लूँ। फर्दर मोर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो माइक्रोवेव आर यूज इन ट्रांसमिशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, दैट इज़ वायर्ड और वायरलेस। पीडीसीएल की जो है वो हमारी तकरीबन जो है वो वायर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन है, और जो हमारी सेल फोन की कम्युनिकेशन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन। आप जहाँ कहीं भी चाहें, सिग्नल अवेलेबल है अगर आपके टावर के, तो वहाँ पर रहते हुए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फुलफिलमेंट कर सकते हैं, और आपको वहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने प्यारों से बात कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है फुलफिल की, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं और किस तरीके से दीगर चीज़ें इसमें हो पाती हैं। तो ये कम्युनिकेशन के बगैर ज़िंदगी, आपको लग रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा हो कि अधूरी है। तो बिना इस किस्म की चीज़ों के कम्युनिकेशन के आपकी ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो सकती। इसीलिए कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स और ये सब के सब बहुत ज़रूरी हैं रिक्वायरमेंट को मीट अप और फुलफिल करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो माइक्रोवेव आर यूज इन टेलीमेट्री एंड माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन आपने देखे होंगे, इसीलिए उसे कहते हैं ही माइक्रोवेव ओवन है। इसके अलावा जो ओवन सिंपल होते हैं वो हीट करते हैं, हीट के दो चार रॉड लगी होती हैं उसमें, रॉड्स, वो रॉड्स गर्म होती हैं, उनके नतीजे में जो मील आप गर्म करना चाहते हैं, वो चाहे पिज्ज़ा हो, केक को बेक करना चाहते हैं, तो वो सारा काम भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव के अंदर खाने को गर्म करते हैं, और सिंपल ओवन जो आपका होता है उसमें खाना पकता है। और आजकल नए किस्म के ओवन आए हुए हैं जो कि कहलाते हैं कन्वेंशनल ओवन। कन्वेंशनल ओवन्स जो आपके होते हैं, सबसे अच्छी और उसमें अहम बात यह है कि खाना उसके अंदर गर्म भी हो जाता है, और खाना गर्म होने के साथ साथ उनमें बेकिंग भी हो जाती है। तो वो कन्वेंशनल ओवन ड्यूल तरीके से काम करते हैं, और आजकल बहुत महंगे भी नहीं है, सस्टेनेबल है, अवेलेबल है मार्केट में, और आपको आसानी से मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इनकी आजकल डिमांड भी है और लोग ख़रीद भी रहे हैं इवन। और ये अच्छे हैं, रिलायबल है। सबसे अहम चीज़ ये है, सर माइक्रोवेव का चक्कर नहीं होता। माइक्रोवेव में होता ही है कि आपके माइक्रोवेव के एलिमेंट्स या उसकी सर्किटरी लगी हुई होती हैं, और आप जो खाना खाते हैं तो उसमें माइक्रोवेव्स के तौर पे वो खाना गर्म होता है, तो माइक्रोवेव्स का अंसर उसमें शामिल हो जाता है। और माइक्रोवेव्स का बना हुआ खाना अगर हम आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, और इस तरह की केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो खाना आप खा रहे होते हैं माइक्रोवेव ओवन का, तो वह नुकसान का बायस भी बन सकता है। तो इसीलिए माइक्रोवेव्स के कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको ये रीज़न पता होता है। तो माइक्रोवेव्स के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होती है। इसी तरह रडार जो है माइक्रोवेव के अंदर, देखें आप अगर ये फिनोमेना को देखें कि ये आपकी जहाज़ जा रहा है और ये सिग्नल को सेंड कर रहा है, और उसके नतीजे में सेंड करने के नतीजे में इससे टकरा के वेव वापस आती है। जब टकरा के उससे वेव वापस आती हैं तो वो बता देता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसे सेंड की एंड देन उसको आगे रिसीव हुई, उसने बता दिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट को दोबारा अटैक करके बताती है, उसकी पोजीशन बता देता है, जिसके ज़रिए से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट दुश्मन या हमारे कोई अनवांटेड किस्म की चीज़, जिसको आप रेडियो के ज़रिए कंफर्म करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमारी हदूद में है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, जो रडार के अंदर इस्तेमाल होती है। रडार के अंदर जो वेव इस्तेमाल होती है उन्हें माइक्रोवेव भी कहते हैं और रडार वेव भी कहते हैं, और उनकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है। फर्दर मोर रेडियो वेव्स की हम एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खासा है। तो जो रेडियो वेव्स आर ऑल्सो यूज इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होते हैं। मैपिंग ऑफ द रेडियो एमिशन ऑफ कॉल्ड आर रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी की एप्लीकेशंस के अंदर जैसे इसकी दूर तक तस्वीरें लेना, या इसके एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना, इसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी कितनी कितनी। अभी मर्रिख में आपको एक दो दिन पहले खबर आई थी कि मर्रिख में पानी, ज़ेर ज़मीन पानी की चार्ज वो हैं, सुरंग हैं, टनल्स हैं, यहाँ पे झीलें अवेलेबल हैं, और पानी जो है खारा अवेलेबल है मर्रिख के ऊपर। तो ये सारी जो रिसर्च डेवलपमेंट हो पाती हैं रेडियो वेव्स के ज़रिए, एस्ट्रोनॉमी की एप्लीकेशन और मरहून मिन्नत है रेडियो एस्ट्रोनॉमी की। इसी तरह इन एप्लीकेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो दीगर एप्लीकेशन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करेंगी, जिनको हम
आगे डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर अगर हम इसको देखें तो जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, तो रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल अलॉन्ग डिस्टेंसेस, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा टर्शियल सोर्सेज। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अर्थ पे हैं और आप मरीख के ऊपर जाना चाहते हैं, या आपने एक मिशन भेजा हुआ है मरीख के ऊपर, तो वहाँ से जो सिग्नल आपको बताया जाए कि इस वक्त मरीख का रियल टाइम में यहाँ नासा के स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हुए जो ज़मीन पर है उसके ज़रिए से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, तो इस वक्त हम मरीख पे पहुँच चुके हैं और उसके ऊपर टेम्परेचर इतना है, यहाँ पे वेट ग्रेविटी इतनी है, यहाँ पे एनवायरनमेंट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। उसका डिस्टेंस है, उसका एनवायरनमेंट है, उसमें ग्रेविटी है, उसका टेम्परेचर है, और बहुत सारी चीज़ें के वो इम्पैक्ट कैसे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी, उनकी मट्टी, उनको रिसर्च डेवलप करना, तो वो सारी चीज़ें अर्थ पे लेके आई जाती हैं और उनकी रिसर्च की जाती है, और सारे साथ कम्युनिकेशन भी हो पाती हैं कि इस वक्त सुबह कितने बज रहे हैं, यहाँ पे शाम इतनी हो रही है, यहाँ पे कितने चाँद हैं, यहाँ पे से कितने, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई जा रही होती हैं, जो कि ऑब्जर्व होती हैं। यहाँ पे सूरज कितने बजे निकलता है, कितने बजे गुरूब होता है, तो ये सारी बातें कम्युनिकेट हो रही होती हैं अर्थ पे, और ये सब का सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इसको इमेजिन करें, मुझे अपनी आवाज़ को ना मरीख से ज़मीन पे पहुंचाना है, अर्थ पे, तो मैं अपनी आवाज़, मेरी आवाज़ होती है साउंड वेव्स, और साउंड वेव जो है वो टाइप्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, दैट इज़ मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साउंड की वेव्स जो होती है ना, मेरी आवाज़ साउंड की वेव है, साउंड वेव कहलाती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ आप तब सुन पाएंगे, या मेरी आवाज़ तब ट्रैवल कर पाएगी जब वहाँ पर मीडियम ऑफ एयर होगा। मीडियम ऑफ एयर के बगैर मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि अगर एक कमरे में दो लोग मौजूद हैं और एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, और उस कमरे में हवा मौजूद है, तो बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला सुन पाएगा, और बोलने वाला बोल रहा होगा तो वो खुद भी अपनी आवाज़ सुन पाएगा, लेकिन तब सुन पाएगा जब वहाँ पर हवा मौजूद होगी। तो मैकेनिकल वेव जो कि साउंड वेव होती हैं, और साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम ऑफ एयर की ज़रूरत होती है। अगर एयर का मीडियम वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो बोलने वाला अपनी आवाज़ खुद सुन नहीं सकेगा। अब इसको दोबारा लेके आते हैं, वो शख्स दो बैठे हुए हैं एक कमरे में, बात कर रहे हैं आपस में, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, बोलने वाले को भी पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरी आवाज़ भी आ रही है, और सुनने वाला सुन भी रहा है। अब ये दो लोग सुन रहे हैं, एक तो जो बोल रहा है वो खुद अपनी आवाज़ सुन रहा है, और जो बोल रहा है सुनने वाला उसकी आवाज़ सुन रहा है। तो दो लोग में से एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, और बोलने वाले की आवाज़ भी बोलने वाला सुन सकता है। अब इस कमरे में से अगर हवा को निकाल लिया जाए ना, तो बोलने वाला जब बोलेगा तो उसको खुद अपनी आवाज़ नहीं आएगी, और सुनने वाला जो सुनेगा उसको खुद की आवाज़ नहीं आएगी दूसरे की। उसकी वजह यह है क्योंकि वहाँ पर साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और मीडियम ऑफ एयर अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, एयर अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके नतीजे में आप आवाज़ नहीं सुन सकते। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से अपनी आवाज़ यहाँ पहुँचाऊँ तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। इसलिए नहीं क्योंकि आवाज़ ऑब्वियसली, मैं अगर यहाँ खड़े होकर अपनी गली के कोने तक भी चिल्लाऊँ तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। इसकी वजह यह है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम है और मैं इतनी लाउडनेस से नहीं बोल सकता। लेकिन साउंड वेव को अगर मैं एम्पलीफाई के ज़रिए भी ट्रैवल करवाऊँ ना तो वो नहीं जा सकती। जैसे अपने मोबाइल में आप बात करें तो आपको अपनी आवाज़ जो आप बोलते हैं ना, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, तो उनको आप ट्रैवल करवा पाते हैं रेडियो वेव्स के ज़रिए से मोबाइल कम्युनिकेशन में। दूसरा बंदा जब उसको सुन पाता है तो वो सुन रहा होता है आपकी मैकेनिकल वेव्स हो या साउंड वेव को, लेकिन वो सुनता है तब जब मीडियम इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मर्रेख से ज़मीन पे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाहिद वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, रेडियो वेव भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल करवा सकती हैं सिग्नल को। तो इसका मतलब आप अगर कोई बात बोलेंगे तो आवाज़, साउंड या मैकेनिकल वेव्स जो भी चीज़ आप बोलेंगे तो उसको ट्रैवल करवा सकते हैं साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ से यहाँ पे रिसीव होंगी। जब वो रिसीव हो जाएंगी तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप दोबारा से कन्वर्ट करेंगे
मैकेनिकल वेव साउंड वेव में और फिर उसे सुन पाएंगे। तो ये कन्वर्जन का फिनोमेना साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के तौर पे। तो टर्शियल सोर्सेज अगर बहुत दूर हों तो तब भी आप कम्युनिकेशन फुलफिल कर पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुनियाद पे। तो ये कम्युनिकेशन इन सब के अंदर हो पाती हैं। आप अगर यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो when radio waves can also provide information about universe which is also possible with the optical telescope। तो ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप के ज़रिए से ये फुलफिलमेंट कर पाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आपकी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर यूज इन एरोसोल स्प्रेज एंड रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस्तेमाल होती है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो हैं टाइप्स। फर्दर मोर हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं एक्स रेज के अंदर। तो मिसाल के तौर पे ये एक मुजस्समा है और हम इसकी कार्बन डेटिंग या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर व्यू पॉइंट को देखना चाहते हैं कि इसके अंदर मतलब क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर कहीं सोना चांदी तो नहीं छुपे हुए। तो उसको देखने के लिए इसका एक्स रेज करते हैं। तो हार्ड एक्स रेज विच आर विद शॉर्ट वेव लेंथ are used to determine the structure of materials। इन मटेरियल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए और इंटरनल चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक्स रेज को इस्तेमाल करते हैं। और एक्स रेज भी टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इसके तौर पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद जो है एक्स रेज में ये चीज़ इस्तेमाल होती है किस तरीके से। हार्ड एक्स रेज कौन से होते हैं? आर यूज इन द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। मटेरियल को अगर आपने टेस्ट करना है तो लेज़र बीम को आप एक रिफ्लेक्टर के ज़रिए गुजारते हैं एंड देन क्रिस्टल के ज़रिए उसको डिस्पर्स करते हैं, मतलब बिखेरते हैं लाइनों को, और उसमें से बीम निकलती है जो एक्सरे करती है। उस बीम को एक्सरे करके रिफ्लेक्ट करके आप पीसी पे इस्तेमाल कर पाते हैं और उसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं कि उसका खासा क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग कैसी हुई हुई है और मटेरियल कौन सा है। कार्बन डेटिंग से अंदाज़ा होता है कि वो कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, 50,000 साल पुरानी है या 5-4 साल पुराना ये मुजस्समा है, और इसके अंदर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ, उसकी क्वालिटी कौन सी है। क्योंकि अब जैसे आपको पता है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से कहा जाता है और सैफुल्लाह का लक़ब जिनका था, सैफुल्लाह का लक़ब जिन्हें कहा जाता है, वो जो सहाबी थे उनकी तलवार थी, अल्लाह ताला ने सैफुल्लाह का लक़ब उन्हें दिया था और उनकी तलवार एक मेटल से बनी होती जो कि ख़ास एक स्टील का मटेरियल था। वो स्टील का मटेरियल बनाने की जो क्वालिटी और बनाने की जो टेक्निक है ना, वो अब किसी बढ़ई में नहीं है। वो जो ढालते हैं और उसकी तलवार का शेप देके बनाते हैं, कहते हैं कि वो तलवार सैफुल्लाह की ऐसी तलवार थी जो तलवारें काट दिया करती थी। तो उस मटेरियल में ऐसी क्वालिटी थी जिसको जब जांचा गया तो उससे अंदाज़ा ये हुआ है, सैफुल्लाह की तलवार को जब देखते हैं तो उस सहाबी की जो तलवार थी उसके अंदर क्वालिटी ये थी। उनका नाम मुझे याद नहीं है, क्या नाम था उनका। पहले वो मुसलमान नहीं थे, फिर वो एक जंग के बाद मुसलमान हुए और इस्लाम कबूल किया। उसके बाद वो बंदा एक भी जंग नहीं हारा अपनी पूरे टर्न ओवर में। वो कहते हैं कि मैंने मौत को बड़ी करीब से देखा है और मेरे जिस्म का ऐसा कोई भी हिस्सा ज़ख़म से खाली नहीं है जिसे मैं बता सकूँ कि ये चीज़ जिस्म की मेरी खाली है। तो उनका बड़ा मकाम था सहाबियों के अंदर और वो अपनी पूरे टर्न ओवर में एक जंग भी नहीं हारे थे, चाहे वो कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे या मुसलमानों के ख़िलाफ़, जंग एक भी नहीं हारे थे वो। इतनी ताकत और ज़ोर बाज़ू अल्लाह ताला ने उनके दिया था। तो उनका जो तलवार का मटेरियल था वो इतना बेहतरीन लेवल का था कि अब उस तलवार को ढालने का हुनर किसी कारीगर के पास नहीं है, क्योंकि मटेरियल के अंदर इतनी क्वालिटी थी। तो अच्छा, आपको पता है ये जो मटेरियल जब डिज़ाइन किए जाते हैं इनको ख़ास टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, इनको ख़ास टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, इनको ख़ास टेम्परेचर पे अलॉय से मिलाया जाता है। तो ये वक्त की बात होती है, जो कौन किस टेक्निक को जानता है, और जब उससे वो चीज़ तैयार होती है तो उसकी जो हार्डेस्ट फॉर्म होती है वो एक बेहतरीन लेवल की होती है। तो तलवारों के अंदर जो टेक्निक अच्छी है वो जापानीज़ और चाइनीज़ की बहुत अच्छी है। मेटल पे उन्होंने बहुत काम किया है, मेटलर्जी के ऊपर। तो ये कहीं और हमारी डिस्कशन जा रही है। तो इन मटेरियल की स्टडी मेटलर्जी कहलाती है और उसके स्ट्रक्चर, बनावट, बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल रिएक्शंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में डेप्थ नॉलेज वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं एक्सरेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कार्बन डेटिंग के ज़रिए से। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सरेज होती हैं वो अमूमन जो
रसोली वगैरह के मामला होते हैं, फ्रैक्चर बोन में हो जाती हैं, तो उन सबको भी एक्सरे के ज़रिए देखा जाता है। और इनके बहुत सारे डायग्नोस्टिक, रेडियोग्राफी वगैरह वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशंस के ज़रिए से ही चीज़ें होती हैं। तो ये एक्सरेज और बोन फ्रैक्चर वगैरह जो हम एक्सरेज करते हैं उससे आइडिया होता है कि हाथ में डैमेज है या नहीं, कोई हड्डी टूटी है या नहीं एक्सीडेंट के नतीजे में वगैरह वगैरह। गैमा रेज, गैमा रेडिएशंस वगैरह जो हैं वो हम से कर पाते हैं। और ये भी गैमा रेज, गैमा रेडिएशन मैंने स्टार्टिंग में बताया दिया आज के लेक्चर में कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन शामिल होती है। तो गैमा रेज आर आल्सो हैव शॉर्टर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो रिमेंबर दिस थिंग। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है गैमा रेज और गैमा रेडिएशंस के बारे में। फर्दर मोर, हम गैमा रेज की अगर बात करें तो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ होती है, बट दे आर एबल टू पेनिट्रेट इजीली, एंड दीज रेज आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती हैं। जो आपकी कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपीज होती हैं, इनके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, सरायत कर जाती हैं हड्डियों में, इंसान के टिश्यूज़ के अंदर से। और वो रेडियोथेरेपीज, कैंसर थेरेपीज में, इन सब के ट्रीटमेंट में ये चीज़ें अंदाज़ा होती हैं और पता लगाई जाती हैं कि इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और इससे ट्रीटमेंट में बड़ी मदद मिलती है और ये हेल्पफुल होता है। तो यहाँ तक हमने इस सेशन को भी अपने जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसे फुलफिल कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे आज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस तरीके से आगे फुलफिलमेंट की जाती है इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर अब जो हमारी डिस्कशन है वो आगे चलेगी और हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और किस तरीके से फुलफिलमेंट की जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी जो सर्न की एक लेबॉर्ट्री है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हैवी ड्यूटी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसके अंदर हैवी ड्यूटी पार्टिकल एक्सीलरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के मुतालिक जो चीज़ें बताई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो गैमा रेज, एक्स रेज, रिलेटिवली अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन में आती हैं। विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन है। तो ईएमएस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपका होता है ये इस तरीके से होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये इनवर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो ये वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब साइकिल्स बढ़ना, जिनकी साइकिल्स बढ़ती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो गई आगे जाके। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, और जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। देखिए ना, ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यानी कि शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ लॉन्ग होगी। तो वेवलेंथ यहाँ के सिग्नल की ज़्यादा होती है। अब हम इसको बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन रेडियो वेव्स की, रेडियो इस्तेमाल होती है, इनके अंदर इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। और रेडियोज़ में और एएम्स वगैरह के अंदर रिमोट और इन सब चीज़ों के अंदर जो रिमोट होगा, कैलकुलेटर होगा, माइक्रोवेव ओवन होगा, तो ये माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन है, टेलीविज़न वेव्स। और अच्छा, वो जो केबल के अंदर इस्तेमाल होती है वो भी आपकी माइक्रोवेव्स ही होती हैं। जो केबल आपके घरों में आता है उस सिग्नल के ज़रिए, उस वो भी माइक्रोवेव्स होती हैं। वो जो टेलीविज़न के ज़रिए से आपको सिग्नल मिल पा रहे होते हैं, टेलीविज़न टेलीमेट्री के ज़रिए से, वो वेव्स भी आपकी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स होती हैं, जो कि सिग्नल आपके एनालॉग सिग्नल उसमें आते हैं टेलीविज़न के, जो कि आपको मिल पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अच्छा, मैं ये 3D चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रैवल करती हैं ना वो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल, ये ब्लू वाली है, और मैग्नेटिक इसके दरमियान में घूम रही है। 3D विजन है इसका, 3D विजन।
ये आपकी मैग्नेटिक वेव्स हैं ऐसे और ये इलेक्ट्रिक वेव है। तो इनका कॉम्बिनेशन बढ़ के जो आगे जा रहा होता है ना, ये कंबाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3D में इस तरह दिखाई जाती है। अच्छा जी, तो इस चीज़ को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसमें डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक हम सेशन को अपने एंड करते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेशन को अपने कंटिन्यू करेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।